अब्राहमिक अकॉर्ड एंड टू स्टेट सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तज़किया तक। अब्राहमिक अकॉर्ड एंड टू स्टेट सॉल्यूशंस मज़ीद एलैबोरेशन नहीं करूंगा क्योंकि हम पे कहीं ना कहीं पर सनसनी खेज कोई तज्जियात का इल्ज़ाम लगा सकता है। बहरहाल कल मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान की, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उनकी मुलाकात हुई वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। एक तरह से एक आप क्राउन प्रिंस जो है वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से जो पजीराई मिली है, और ख़ास तौर पे जब कल मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि वो 600 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को 1 खरब डॉलर्स तक अमेरिका में ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो सदर अमेरिका हैं, उन्होंने उनको जो है मुबारकबाद भी दी, खुश भी हुए और कहा कि ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं वो ये है कि अमेरिका ने F-35 जेट सऊदी अरेबिया को देने का कह दिया है। गो के अभी उसकी अप्रूवल के लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कि ये जो F-35 का जो एक्सक्लूसिव यूज है वो इसराइल के पास है अब तक, और कहा यह जाता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर ये एज सिर्फ इसराइल को ही है कि जो F-35 जेट के हौसले, लेकिन सऊदी अरेबिया को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसराइल को भी मतलब अमेरिका ने नाराज शायद कर दिया है। और ये कहा जाता है कि अमेरिकन पॉलिसी ये डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड, ये पूछेंगे अपने मौजूद गेस्ट से कि अमेरिकन पॉलिसी ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को हमेशा मिलिट्री एज रहेगा, लेकिन F-35 जो कि इसकी क्वालिटी ये है जेट्स की कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, कोई रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और अगर कोई भी अपनी कार्रवाई करना चाहे, और भी इसके अंदर और भी स्पेशलिटीज है, उसको भी जो टेक्निकल लोग हैं उसमें बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को नॉन नेटो अलाई के तौर पे डेसिग्नेट कर दिया है, जिसमें सिक्योरिटी इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन सिक्योरिटी गारंटी उसके अंदर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। कल के हवाले से हमने कहा कि पाकिस्तान की सियासत को आज थोड़े से दिनों के लिए, आज के रोज के लिए उसको हम वफ़ थोड़ा सा पॉज लेके आते हैं। हमने जिन शख्सियत को मदऊ किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिरा हैं, हुमा बकाई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। हुमा साहिबा, कल ये आपने देखे मनाजर वाशिंगटन के अंदर रेड कारपेट बिछाया गया मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए, और बहुत से सवाल जो हुए वहाँ पे थोड़े से अनईजी सवाल भी थे, लेकिन बहरहाल कल एक अच्छे माहौल पे गुफ्तगू जो हुई है, इससे क्या दुनिया में अमन व अमान आ जाएगा? देखिए, अमन व अमान तो नहीं आएगा। जो तमाम आपने बातें बताई वो इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि एक तो सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करने की अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इन सम वेज उन्होंने अपनी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड्स कर दी और उसको जोड़ दिया इस बात से कि पैलेस्टाइन 2 स्टेट सोल्यूशन आए। और आपको पता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में और जो तवातुर के साथ ट्रंप की एफर्ट्स के हवाले से इजराइल का एटीट्यूड रहा है, उसमें आपको ये वाज़ेह नजर आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो इन सम वेज एम्बैरेसिंग भी हुआ है इन फ्रंट ऑफ हिज अरब एलाइज। तो इस वक्त जो सिक्योरिटी मुआहदा हुआ है और जो आर्म ट्रांसफर्स की बात हुई है और जो नॉन नेटो स्टेटस मिला है, वो इस बात की अक्कास है कि इन सम वेज प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर मिडिल ईस्ट में वापस ला रहे हैं। आपको पता है कि जिस सिक्योरिटी कन्वर्जेंस में पाकिस्तान के साथ था सऊदी अरब, वो भी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। तो ब्रिंगिंग पाकिस्तान इनटू द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द अरब वर्ल्ड, फिर उनको आर्म करना, और डिस्पाइट जैसे कि आपने कहा कि शायद इजराइल को ये बात समझ में नहीं आएगी और कुछ नापसंदीदा बातें भी हुई जो शायद उन्हें इजराइल के लिए करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ईरान पे हमले की बात की जिस पे बहुत कंफर्टेबल नहीं थे सऊदी फरमारवा। फिर सऊदी फरमारवा ने बहुत अहम बात कही उसामा बिन लादेन के हवाले से कि किस तरह उनकी वजह से रिलेशनशिप में जो तातुल आया वो प्लेइंग इनटू दी हैंड्स था, और अब ईरान के साथ वो मुआहदे की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत वाज़ेह तौर पे तो ये पॉलिसी सामने नहीं आ रही, लेकिन इस तरफ इशारा जरूर मिल रहा है दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट इजराइल, और वो कोई ऐसा आर्किटेक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं जो अमन की तरफ समझिए अगर बहुत बड़ी पेशरफ नहीं है तो अहम कदम जरूर है। और उसमें इंटरेस्टिंगली कल आपने देखा कि जब ABC न्यूज़ के रिपोर्टर ने सवाल किया क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से जमाल खाशोगी के मर्डर के हवाले से, तो उसका जवाब जो ज़्यादा जवाब दिया वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया है, और इसका एक तारीखी पस मंजर भी है। आपको मालूम है क्या उसके मामला थे। इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत अलाइन होते हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा हमें ये समझने के लिए कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट अमेरिका इसके लिए इतना खाहा क्यों है कि वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से अमेरिका में है, वो भी $1 ट्रिलियन की।
इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो टैरिफ से में फंसी हुई है और उसको अच्छी तरह पता है कि टैरिफ से वो इकोनॉमिकली चाइना को बीट नहीं कर सकते। तो वहां पे तो इस वक्त कॉरिडोर पॉलिटिक्स भी है, जिसमें इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, जो इस वक्त बिल्कुल गैर फाल है और उस कॉरिडोर को भी पैसों की जरूरत है। फिर उसके साथ साथ रीबिल्डिंग ऑफ इजराइल है और एट द एंड ऑफ द डे अगर इजराइल को ओवर्ट रिकग्निशन नहीं मिलती लेकिन एक फंक्शनल रिलेशनशिप की तरफ सूरत हाल बढ़ जाती है, तो वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो उसका बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी समझे अचीवमेंट समझी जाएगी। इस वक्त जो एलिफेंट इन द रूम है ना जी, वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल कोई पेशरफ्त होने नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एंगेजमेंट विद सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब के साथ भी ये मसला है कि उनको इजराइल के इस ब्लेटेंट बिहेवियर के बाद सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनका सिक्योरिटी कंसर्न्स का उन्होंने समझिए अहाता किया होगा अपनी कॉन्वर्सेशंस में। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम डिफेंस एग्रीमेंट में जा रहे हैं, जिसके खदोखाल अब सामने आएंगे। तो आई लार्जली थिंक कि देखिए अरब वर्ल्ड जो है अब वो बायलैटरल हो रही है अमेरिका से टू काउंटर इजराइल। दोहा ने बायलैटरली एग्रीमेंट्स मांगे, अब सऊदी अरब ने भी एक पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कन्वर्जेंस की, अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जा रहा है। और जाहिर है कि तमाम अरब वर्ल्ड शायद ये सवाल बहुत ज्यादा ओपनली या क्वाइटली प्रेसिडेंट ट्रंप से कर रही है कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप मिडल ईस्ट में पीस के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ट्रंप साहब जो है वो स्लाइटली ऑन द बैक फुट और वो उसको जो आपने इतना उम्दा वेलकम देखा वो भी इसी बात का एहसास था दैट इज मेकिंग अप फॉर व्हाट इजराइल इज नॉट डूइंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये उमर साहिबा, ये जो डेवलपमेंट आज आई है, इसकी जो डेवलपमेंट में लिंक करता हूं, आज आपने भी खबर देखी होगी कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट रिव्यूइंग यूएस चाइना सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स highlighted a deepening defense cooperation between Islamabad and Beijing, stating Pakistan employed advanced Chinese weaponry to enhance its military edge over India. ये आज की खबर है कि उसमें ये कह दिया गया कि चीन ने जो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान की जंग जो हुई थी उसके जो उनके जो टेक्नोलॉजिकल जो मिसाइल्स दिए और उनके जो जेट्स है उसने बहुत एक किरदार अदा किया है। क्या अमेरिका को ये खतरा भी लाहक है कि सऊदी अरेबिया कभी चाइनीज जो है उनके कैंप में जा सकता है? नहीं, वो चाइनीज कैंप की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाजे है ना कि एक चैलेंज तो है अमेरिकन यूनिपोलैरिटी को, और उस अमेरिकन यूनिपोलैरिटी का जो चैलेंज है उसमें जाहिर है फिर रेस फॉर अलाइज होती है। तो अमेरिका जो उसका बहुत उम्दा अलाय है उसको अपने साइड पे रखना जाएगा। और बीच में आपने देखा कि जब हालात बहुत खराब हुए थे तो सऊदी अरब जो था चाइना को भी वार्म अप हुआ था, ईरान को भी वार्म अप हुआ था जी। ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ दैट द एलिफेंट इन द रूम इज इजराइल। और इस हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी जो ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं इनके जो करप्शन वगैरह के चार्जेस हैं उनको खत्म किया जाए, क्योंकि जंग जारी रखना उनकी सियासी बका का हिस्सा बन गया और उसको जंग को जिंदा रखने के लिए, जारी रखने के लिए वो और तमाम एफर्ट्स को सबोटाज करते हैं। और ये जो इस एक्सट्रीमिस्ट ज़ियोनिस्ट लॉबी का कब्जा है इस वक्त इजराइल पे, ये ग्लोबल थ्रेट हो गया है पीस को। तो इस वक्त आपने देखा कि उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है बहुत जबरदस्त किस्म का सऊदी अरब को ऑफर किया है। तो अगर मैं द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो स्टेट्स हैं मिडल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की, वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स में जा रही हैं अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ इजराइल के बिहेवियर को काउंटर करने के लिए। क्योंकि ये सोच तो उभरती है ना कि एक अमेरिकन इत्तेहादी को, जहां अमेरिकन बेसेस हैं, अगर इजराइल वहां अटैक कर सकता है और एक मासूम सी माफी मांग के उससे अलहदा हो सकता है, तो इजराइल शायद कल अपनी बिलिग्रेंस में इससे आगे भी जा सकता है। उसने ईरान पे भी हमला किया, जब ईरान ने काउंटर किया अमेरिका उसका हिस्सा बना और फिर अमेरिका उससे अलहदा हुआ और आज अमेरिका
ईरान से मुआहदों की बात कर रहा है। मेरे ख्याल है कि वाज़े तौर पे नहीं कहा जा रहा बिकॉज ऑफ द ज़ियोनिस्ट लॉबी, लेकिन रीथिंक अमेरिका में भी है, यूरोप में तो डेफिनेटली रीथिंक है कि कुछ कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज किया है, और जो पैलेस्टीनियन डिबेट है वो रिवाइव हुई है, लेकिन क्या अरब वर्ल्ड पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी है इस बारे में इबहम है, सिंबोलिज्म ज्यादा है। तो वो इब्राहिम अकॉर्ड्स नहीं साइन करेंगे जब तक टू स्टेट बिल्कुल इबहम है, जाती। बिल्कुल इमाम मैं साहब लेकिन इसमें सवाल आप बिल्कुल राइट ऑफ कर रही हैं इस चीज़ को कि इससे ईरान को कोई खतरा नहीं होगा, खासतौर पे जो F-35 जो हम इनका जो एक पास का सऊदी अरेबिया और ईरान की जो एक सो रिलेशनशिप है उसमें थॉ तो आ चुका है, अच्छी बात है, दो बरादरान इस्लामी ममालिक हैं और हम चाहते हैं कि दरमियान अमन और मुफाहमत रहे, लेकिन इस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रियलाइजेशन है और ईरानियन अथॉरिटीज़ को भी है कि हम आपस में अपने पुराने इख्तलाफात खासतौर पर जो यमन और हौसीज़ के हवाले से जो मामलात हुए थे उसको फिर से हम उस नहज पर नहीं लेके जाएंगे। मेरे ख्याल है ईरान की इस वक्त वो पोजीशन नहीं है। ईरान की जो असल ताकत थी वो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क था जी, और इस 2 साल में इजराइल ने उस प्रॉक्सी नेटवर्क को तबाह कर दिया, इस हद तक कि ईरान की दहलीज पे जंग पहुंच गई जो ईरान कभी नहीं चाहता था। तो ईरान इस वक्त डिफेंसिव पर तो है लेकिन ऑफेंसिव पे नहीं जाएगा, और अगर वो ऑफेंसिव पे नहीं जाएगा तो सऊदी अरब जो है वो लार्जली कंफर्टेबल है। ये जो उनका प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हुआ है इससे सुन्नी अरब वर्ल्ड खुश है, क्योंकि वो इसको बहुत बड़ा मसला समझते थे। हमास को भी बहुत सारी अरब वर्ल्ड एज अ बैगेज देखती हैं, तो हमास के लिए भी रीथिंक है, और इसीलिए स्टेबलाइजिंग फोर्स की बात हो रही है। वहां पे भी ऑपरेशनल क्लैरिटी नहीं आती बिकॉज ऑफ इजरायली बिहेवियर। तो मैं समझती हूँ कि ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स इस वक्त एक्सप्लोर हो रहे हैं, बशमूल इसके जो भी कंसेशंस या कन्वर्जेंस आपने इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में देखी है। अच्छा, ये जो कल एक इनका अग्रीमेंट हुआ है अमेरिका का सऊदी अरेबिया का, उसमें जो प्लेजर्स हुए हैं खासतौर पर F-35 के जो जेट के हवाले से, ऑब्वियसली आपको मालूम है 2 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया था, उसके कुछ खदोखाल हैं, आपको सब मालूम है। क्या हम ये एक ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू के इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की यूज में भी आ सकती है? पाकिस्तान के किस लिए? जहाजों के लिए? जी, F-35 की मैं बात कर रहा हूं। जहाज हैं, हम खुश हैं उनसे। जी, आई थिंक पाकिस्तान लार्जली अपनी जो मिलिट्री सप्लाईज हैं उसको डाइवर्सिफाई करता हुआ बहुत ज्यादा चाइना पे हमारी तरसील ज्यादा है, और जिस तरह मई में पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया, उससे जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान की, या जो ऑपरेशनल एक्सपर्टीज है पाकिस्तान की, उसका दुनिया कायल हो गया है। तो आई थिंक आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगी, इक्विपमेंट के लिए नहीं, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज के लिए। वो एक लिटरली पाकिस्तान ने अपना लोहा बनवाया है। सही, जैसे मैंने हवाला भी दिया आपको कि अभी वहाँ जो ये बात कह दी गई है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कि मिलिट्री एज पाकिस्तान को रहा है। बिल्कुल 5 मिनट रहते हैं उमर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, कल आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी एक रेजोल्यूशन आ गई है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो इस्तेकामी फोर्स होगी फ़लस्तीन के अंदर, उसके अंदर 15 में से 13 ममालिक ने जो है वोट दिया है, 9 वोट्स चाहिए थे और किसी ने वीटो नहीं किया, चाइना और रूस ने अब्सटेन किया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर साथ साथ ऑन द हील्स ऑफ दैट डेवलपमेंट ये वाली डेवलपमेंट आती है कि क्राउन प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप साहब मिलते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक प्लेजेस होते हैं। तो क्या फ़लस्तीन के हवाले से हम कोई मुस्बत उम्मीद रख सकते हैं, गिवन द फैक्ट ऑस्लो अकॉर्ड का भी हिस्सा है, याद है 1993 में जो हुआ था वही 2 स्टेट सोल्यूशंस की बात की गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने क्रेडिबल पाथवेज की भी बात की है कि फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से, लेकिन तारीख गवाह है कि इसराइल ने हमेशा बैक स्टेप किया है। और जैसे क्राउन प्रिंस ने भी कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेट का क़याम ही किसी न किसी फिर अब्राहमिक अकॉर्ड की तरफ राहें जो है वो खोल सकता है। तो क्या लगता है एक सिनेरियो क्या बनने जा रहा है? ये रेजिस्टेंस ऐसी चलती रहेगी, हमास की उनको थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया जाएगा, इसराइल फिर से बैक स्टेप करेगा? व्हाट्स द पिक्चर इन द कमिंग डेज? इसराइल बैक स्टेप नहीं कर रहा, इसराइल सामने से खुली बंदों वायलेशन करता है, सबोटाज करता है और जंग करता है। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी उनके बारे में, इसराइल का सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग ये कि पैलेस्टीनियन सीज एंड आई फायर। तो इसराइल की तरफ से तो मेरे अभी मुस्तकबिल करीब में कोई मस्बत रवैये की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, इसको जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी बिल्कुल वाज़ेह कहा कि ये पहला कदम है
और ये पहला कदम किस तौर उठेगा और किस तौर जमेगा, ये अभी भी हमें नहीं पता. So I think this is a lot of optics, a step in the right direction, but we don't know कि ये वाकई किसी अमन का मौजब बनेगा पैलेस्टाइन में नहीं. लेकिन एक बात आपको और मुझे माननी पड़ेगी कि ट्रंप से पहले तक कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना भी करने के लिए तैयार नहीं था. किसी किस्म की कोई कोशिश अमन के लिए करने को तैयार नहीं था. एटलीस्ट आपको एक बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से. वो गैर रिवायती तरीका हुकूमत है, लेकिन उसमें अब आप देख रहे हैं कि वो कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन में किसी तरह का किसी तौर अमन आ जाए. अच्छा मैम, बस आखिरी सवाल ये बताइएगा, अभी आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए ये जॉर्डनियन किंग पाकिस्तान आए थे, अभी हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स रिगार्डिंग पैलेस्टाइन इसराइल हमें तो नहीं मालूम है. आपकी क्या असेसमेंट है, इसको सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस के मद में इसको देखना चाहिए या कुछ रीजन के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई होगी, मिडिल ईस्ट के हवाले से? मेरे ख्याल है कि डिफेंस कोलैबोरेशंस की भी बात हुई होगी, और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के बगैर तो इस वक्त कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो ही नहीं सकता. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बक़ैर साहबा, आपने हमें वक्त दिया. बहुत ही हमने आपसे इस हवाले से एक मुफीद गुफ्तगू की. नाज़रीन, हमने पहला सेगमेंट किया है इसी मौजू पे, दूसरा सेगमेंट भी इसी मौजू पे करेंगे, एक और आपके सामने अल्टरनेटिव ओपिनियन लेके आएंगे. लेकिन इस वक्त बहरहाल जैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो मौजूदगी है वाशिंगटन के अंदर, उनको रेड कार्पेट दिया गया, खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके लिए खड़े होकर बाहर आए, उनको वेलकम अकॉर्ड किया, उनको अंदर लेके गए और फ्लाई मास्ट जहाज़ों का उसने उनको ऑनर पेश किया. एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या अमेरिका और सऊदी अरबिया की कुर्बत से दुनिया में अमन आएगा, और अमन के लिए हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा. इस नुक्ते पे ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद फिर से आते हैं. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. आज हम बात कर रहे हैं कल की बहुत बड़ी डेवलपमेंट. हमने आज मुल्क की सियासत को, जैसे मैंने आपसे हमेशा कमिटमेंट की है कि हफ्ते में एक प्रोग्राम इंटरनेशनल अफेयर्स पर लेके आऊंगा, जैसे मैंने वादा किया था आज लेके आया. और कल की डेवलपमेंट हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से मोहम्मद बिन सलमान साहब की मुलाकात हुई. इस पर आज हम प्रोग्राम करें. पहले सेगमेंट में हुमा बक़ाई साहिबा मौजूद थी और दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान अली साहब. पहली दफ़ा हमारे शो में आ रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, माहिर आलमी उमूर हैं, प्रोफेसर हैं. बहुत शुक्रिया सलमान साहब. सलमान साहब, कल आपने मुलाकात देखी, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुस्कुरा मुस्कुरा के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से मिल रहे हैं, मतलब हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड भी कर रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के, लेकिन शायद ईरान को अच्छा नहीं लग रहा होगा. वालेकुम अस्सलाम तज़मीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस मुलाकात में जो चीज़ें तय हुई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं देख रहा था तफसीलात जो उन्होंने बयान किया कि $18 ट्रिलियन की जो ना इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट उनके मिड टर्म जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा. तो और साथ में ये भी उन्होंने एक छोटा सा पॉज देने के बाद लगाया कि $3 ट्रिलियन का एक साल के अंदर जो रिव्यू भी हो सकता है, तो $21 ट्रिलियन पर कहानी जाएगी. तो विच मीन्स के मतलब ये जो मुलाकात है ये टोटल अब वो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होना है. अच्छा. और इस पूरी उसमें जो है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये फ्यूल का काम कर रहे हैं. वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिका की मईशत को चलाने के लिए और उनकी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए. तो इसमें फायदा सिर्फ जो है वो अमेरिका का नजर आ रहा है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का इसमें मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आया. जाहिर है कि दूध देने वाली गाय को तो सभी नहलाते धुलाते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, वेलकम करते हैं, वो अपनी जगह पर है. नहीं, लेकिन सलमान साहब आप भी आगाह हैं कि सऊदी अरेबिया में ख़ासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कि एक डायनामिक शख्सियत के तौर पे आए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनका रिफॉर्मर समझा जाता है, बहुत सी तब्दीलियाँ लेके आए हैं और बहुत से लोग उससे एग्री भी करते हैं, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं, वो अलग मौजूद है. लेकिन उनके यहाँ एक पॉलिसी जो थी जो 2035 तक वो लेके चलाना चाहते हैं, वो ये कि जो सऊदी अरेबिया की तेल पर जो डिपेंडेंस है, ऑयल पर, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं. मुख्तलिफ मल्टीपल एवेन्यूज़ खोलना चाहते हैं, इकोनॉमिक एवेन्यूज़ खोलना चाहते हैं. तो सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरेबिया का तेल के मामले में तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना, और भी कुछ मामला होंगे.
बिल्कुल यकीनन होगा। देखिए 2030 का जो एस्पेक्ट है ना, अगर आप एसडीजीज पे बात करें, जो यूनाइटेड नेशन की जानिब से गोल्स हैं पूरी दुनिया के लिए, उनको डेवलपमेंट की तरफ लाने के लिए, तो उसमें 2030 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बहुत सारे ममालिक को 2030 जो है ना एक खास टारगेट दिया हुआ है कि उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट की उस सतह पर लेकर आना है, 2030 के एजेंडे पे अमल करना है। न्योम सिटी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और बहुत सारे मामलात हैं यकीनन, और ये जो दोनों के ताल्लुकात हैं ये न्योम सिटी के हवाले से भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, एक जदीद शहर बनाने के लिए और एनवायरनमेंट को बेहतर करने के हवाले से भी बहुत ज्यादा इनके आपस में रहेगी। मैंने तो इस तनाज़े में बात की थी, जो मीटिंग अभी आपकी हुई है इसमें जो रिजल्ट अभी तक मेरे सामने आया है वो ये आया है कि सदर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से अपनी पोजीशन बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने उस पर तबसरा किया था जी। ठीक है। अच्छा बैरल सलमान साहब ये बताइएगा कि ये कल आपने भी इसको देखा होगा कि F-35 जेट जहाज सऊदी अरेबिया को मिलने जा रहे हैं। ये वो जहाज है जो इस वक्त इसराइल के पास है, इस वक्त एक्सक्लूसिवली इसराइल के पास है, सऊदी अरेबिया को दिया जा रहा है। बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाएगा खित्ते के अंदर। अमेरिका भी मेरे ख्याल से इसराइल से अब तंग आ चुका है, इसराइल की हरकतों से। शायद डोनाल्ड ट्रंप को, अब देखिए मैं उनकी को एडवोकेट नहीं करना चाहता, वो भी इतने मतलब माशाल्लाह से ही इज अ वेरी श्यूट पर्सन राइट नाउ, लेकिन ही बिलीव्स दैट देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन द रीजन। इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने को याद है इसराइल ने कतर पर जब हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से नाराज भी हुए, गो के फिर बाद में उन्होंने इसको मामले को डिफ्यूज कराने की भी कोशिश की। फिर हमें याद पड़ता है कि ईरान इसराइल की जब जंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इंपल्सिव है, यानी ये कि कोई भी बयान वो दे देते हैं किसी वक्त। उन्होंने कहा है कि इसराइल को मार भी पड़ी है ईरान के हाथों पे। तो ये जो F-35 जहाज जेट सऊदी अरेबिया को मिलने जा रहा है, इससे बैलेंस ऑफ पावर रीजन के अंदर क्रिएट होगा, अमन व अमान की बहाली भी हो सकती है, उम्मीद तो की जा सकती है। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप दुआएं दें सर। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी जो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स होती है ना उनको अप्रिशिएट करना या उनको जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी जदीद हथियार है, और ये तमाम इस्लामी ममालिक के लिए जरूरी है कि वो अपने पास जदीद हथियार को रखें। और सऊदी अरब अगर अपनी इन पैसों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी दिफा को मजबूत करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। F-35 और इसके अलावा भी दीगर ममालिक के साथ उनकी जो टाइज इस तरह की होनी चाहिए कि वो लेटेस्ट वेपन को जो है ना वो अपने पास अवेल करें, और दिफा के हवाले से भी। और दूसरा जो बैलेंस ऑफ पावर की आप बात करें ना इसराइल के हवाले से, तो देखिए इस हालिया जंग में जो रही है, चाहे वो हमास के साथ रही हो या ईरान के साथ 12 रोजा जंग रही है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर जो था वो अमेरिका के पास था। अमेरिका ने डाला भी इसराइल के उस पर, और आखिर में जो बम्बार्डमेंट थी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि ये जंग किसी तरह जो है वो पॉज में चली जाए। तो बहरहाल इसराइल तो एक रेड लाइन है अमेरिका के लिए, और ये बैलेंस ऑफ पावर की जो आप बात कर रहे हैं, ये खित्ते में यकीनन जो है वो और उभरती हुई ताकतों को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जी। अच्छा ये बताइएगा सलमान साहब, आपने जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने दो माह पहले एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यह तय पाया गया था कि सऊदी अरेबिया पर अगर हमला होता है या पाकिस्तान पर हमला होता है, कोई भी फरीक करता है कि मतलब मुखालिफ फरीक इन दोनों का, तो उस हमले को तस्वुर किया जाएगा उस मुल्क पर। अब ये कल का जो मुआहदे हो रहे हैं जिसमें F-35 जहाज है, फिर सऊदी अरेबिया को नॉन NATO अलाई डेजिग्नेट कर दिया गया है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है इस चीज़ की। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात आएंगे? जैसे अभी मैंने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कहा था कि आज US कांग्रेस के अंदर इस बात को मान लिया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को एक बरतरी हासिल रही, यानी पाकिस्तान जीता है ये जंग। और साथ साथ जो चीन ने जो पाकिस्तान को अपने जो टेक्नोलॉजीज दी, मिसाइल्स दिए, जो जेट्स दिए, उसका एक बहुत एक कामयाब एक तरह से हुआ है। तो बहरहाल अब ये एक सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, तो क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया की तरह कुछ अमेरिका से कुछ आपको लगता है कि इस तरह के जहाज लेने में कामयाब हो जाएगा, या सऊदी अरेबिया कोई ऐसी कोई शेयरिंग, पावर शेयरिंग या कोई शेयरिंग चीज स्टार्ट हो सकती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स? देखिए सबसे पहली बात तो आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग कर दी, और मुझे ये कहने का हक दीजिए कि ये वाकई पाकिस्तान ने जंग अपनी बेहतरीन अंदाज में लड़ी और जीती है, और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया वो शायद उस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आई थी। अब रही बात ये कि जो पाक और सऊदी अरब यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो लास्ट मंथ में बातचीतें हुई थी कि एक पर हमला दूसरे पर तस्वुर किया जाएगा, जब तक ये इनको इन चीज़ों को आप रिटर्न में नहीं लाते, कोई अलायंस नहीं बनता, उस वक्त तक ये आपके इमोशनली आपकी फीलिंग्स तो हो सकती हैं, आपके जज्बात का इजहार तो हो सकता है, लेकिन इसको जब तक आप किसी मुआहदे की सूरत में रूब अमल नहीं लेकर आए। दूसरी बात,
तीसरी बात यह है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तो हमेशा से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को अपने लिए बहुत मुकद्दस जानता है और हमेशा सरजमीन सऊदी अरब की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी है और पेश रहे, और ये पॉजिटिव साइन है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब, जो आपने सवाल किया कि सऊदी अरब मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है या नहीं आता, या शेयरिंग करता है पावर की। तो पाकिस्तान ने तो अब तक ये साबित कर दिया कि इस वक्त भी पाकिस्तान इस खत्ते की एक इमर्जिंग पावर है, और इंडिया जैसे बड़े मुल्क को जिसके पीछे बहुत सारी बड़ी कुव्वतें भी हैं, उसको शिकस्त देकर उसने साबित किया कि वो एक इमर्जिंग पावर है। पाकिस्तान भी इस खुद फौजी लिहाज से, और ये बहुत खुशआइन बात है। तो सऊदी अरब को खुद पाकिस्तान से मुमकिन है कि जरूरत पड़े, और F-35 की जहां तक आप शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब अवेल करेगा, तो देखना पड़ेगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान इसके बारे में एग्रीमेंट क्या है। जिससे आपको याद होगा F-16 जब पाकिस्तान को दिए गए थे तो उसके साथ उन्होंने रेड लाइन लगाई थी कि आप इसे पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर इस्तेमाल के लिए नहीं ले जाएंगे। तो अगर ये बात ठीक है आपकी, टर्म्स अभी तो बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे है ये मुआहदा जो ऐलान कल हुआ है पे, ये भी है कि कांग्रेस की इसमें अप्रूवल भी चाहिए होगी, जो वहाँ की जो पार्लिमान है, मुकर्रना है। लेकिन ये बताएगा, आपने कहा ना कि कोई जो अभी जो मुआहदा हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन, वो तो लिखा हुआ मुआहदा है, उसके हमें निटी ग्रेटी से इतनी नहीं मालूम है, यानी ये कि बारीक बातें क्या है अंदर की, क्या स्पेसिफिक डिटेल्स है। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि ये तो खुद पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने ये बात की है कि हम पर अगर हमला होता है तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। सवाल मेरा यह है कि इस बड़ी पिक्चर के अंदर ये जो कल एक मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की सऊदी अरेबिया की, हम एज अ पाकिस्तानी इसलिए भी खुश है ना कि एक तरह से वो हथियार या वो जहाज जो इसराइल के लिए एक्सक्लूसिवली अमेरिका की पॉलिसी थी कि मशरक़ वस्ता के अंदर सिर्फ इसका हक इस्तेमाल करने का, वो अब सऊदी अरेबिया के पास आ गया है। और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान एक पेज पर है, दोस्त हैं और मुआहदे कर रहे हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान की भी इससे सिक्योरिटी बढ़ गई है। देखिए, लॉजिकल जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% है, यानी जो स्टेप बाय स्टेप आप इस बात को लेकर चल रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को एनालाइज करें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान इस वक्त खुद इमर्जिंग पावर के तौर पर अपने आप को मनवा चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि F-35 अगर सऊदी अरब के पास भी हो, पाकिस्तान, जैसे आपने खुद दूसरी बात की कि हिडन जो शराइत हैं या हिडन जो भी एग्रीमेंट्स की बातें हैं उसके बारे में हम कोई तबसरा नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कि गैब का इल्म तो हमारे पास नहीं है। या तो वो मुआहिदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको आश्कार करती है उनके सऊदी अरब के साथ क्या मुआहिदे हुए, ज़ाहिर है कि जो कौमी सलामती पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर नहीं किए जा सकते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा कोई सीन बनता है बैलेंस ऑफ पावर का, और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अगर वो तमाम चीजें इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के पास है, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के पास, तो इसका मतलब है वाकईन खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील होगा और इस्लामी ममालिक के लिए एक खुशाइन बात तस्वुर की जाएगी। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होगी और एक्ट होगा अगर इस किस्म की कोई बात सामने आई, बशर्त ये कि F-16 वाली जैसी शराइत जो F-35 के साथ न लगे। फिर ये कि कांग्रेस की मंजूरी, ये भी एक रस्मी सी कार्रवाई होती है। अगर हुकूमत ने तय कर लिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि वो सऊदी अरब ये रिकॉल करवाएगा F-16 के वजह से ये एग्रीमेंट है ना कि मतलब पाकिस्तान इसको हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये अमेरिका ने कहा हुआ है ना। जी जी ठीक है। बहरहाल, अच्छा सलमान साहब, कल की डेवलपमेंट आपने देखी होगी, ये भी कल की ही डेवलपमेंट है जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल ने अमरीकी जो मुसव्वदा है आलमी अमन के लिए, फ़लस्तीन के अंदर जो अमन मनसूबा है उनका जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसको अप्रूव कर दिया है। चीन ने और रूस ने अब्सटेन किया है, वीटो नहीं किया है। और फिर ये बात की जा रही है कि हमास को, उसके अंदर ये है कि हमास को जो है डिसआर्म किया जाएगा, गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास ने इसको रद्द कर दिया है, लेकिन एक तरह से तमाम मुसलमान ममालिक ने, पाकिस्तान समेत, सब ने इस पीस प्लान की हिमायत की है। नुक्ता यह है कि अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें, एक बड़ी तस्वीर पे देखें, तो इससे फ़लस्तीनियों का जो खून जो बह रहा है मैसिव, वो तो रुक रहा है। वो एक अलग बात है कि ठीक है इसराइल अभी भी अपनी वायलेशंस से बाज नहीं आ रहा, वो अभी भी आपको जो है वो खंजर घोंप रहा है, लेकिन फिर भी ये एक कल की खबर को आप कैसे देखते हैं? मुस्बत देखते हैं आप, उसको शक की निगाह से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑब्वियसली जो इसमें रेजोल्यूशन पास हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके नताइज वही वाली बात है कि बिफोर द टाइम जो भी हम तबसरा कर रहे हैं वो हमारी परसेप्शंस पर बेस कर रहा है। और मैं जो परसेप्ट कर रहा हूँ इस तमाम रेजोल्यूशन से वो ये कि आपने नोट किया होगा कि इस के जवाब में जो चीज़ें वजूद में आएंगी उसमें एक काउंसिल वजूद में आएगी जो फ़लस्तीन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करेगी और उसके सरबराह डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ठीक है ना, पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात यह है।
और वहां पर अमन अमान के लिए आपने याद होगा कि जब ये जंगबंदी का मुआहदा हो रहा था तो हमास की जगह जो वहाँ की पॉलिटिकल फोर्स है उनका ये बयान मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि फलस्तीन के बारे में ऐसी कोई भी करारदाद या ऐसा कोई भी फैसला जिसमें फलस्तीनी इन्वॉल्व नहीं होंगे उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने डिसएग्री किया है रेजोल्यूशन के हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब अमेरिका जो अमन अमान कायम करने के बारे में सोच रहा है वो इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वर्कआउट कर रहा है कि जनाब कितना जो है वो सिक्योर कर सकेगा, अमन अमान का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेगा। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि वहां के फलस्तीनी इस बात को किस नजर से देख रहे हैं या उनके ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना तजमीन साहब, वो ये है कि बाहर बैरूनी अगर एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो ये कॉलोनियल सिस्टम का एक तसलसल बन जाएगा। ये इस तरह के मामला हम उस जमाने में देखते रहे कि बाहर के अफराद जब किसी इलाके पर कब्जा करते या एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे तो उन्हें नेटिव पीपल से कोई ज्यादा दिलचस्पी होती नहीं है या उनके फवायद के बारे में वो नहीं सोच रहे होते हैं, वो अपने उन दीगर चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा खदशा है। लेकिन आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खित्ते के अंदर अमन अमान कायम होता है, खून बहना फलस्तीनियों का बंद होता है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये तो बहरहाल कम अज कम इनिशियल लेवल पे अचीव हो, बाकी मामला वो तो टाइम टू टाइम जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या सूरत बनती है। बहरहाल ये बात बिल्कुल बजा है, जैसे आपने कहा कि ये सारे मामला फ़लस्तीनियों को जब तक आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसको वेलकम किया है। हाँ, हमास ने इसकी मुखालफत की है और गजा के अंदर हमास एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके हवाले से ये सारी बातें। लेकिन बहरहाल तारीख तो है इस हवाले से। इसके अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में आपको याद होगा अभी DGISPR साहब जो अहमद शरीफ साहब उनका बयान ये आया कि पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से फैसला वहाँ भेजने के हवाले से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि पीस बोर्ड जिसको टोनी ब्लेयर साहब गालिबन मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो उसके अंडर में जो ISF भेजी जाएगी या फोर्स बनेगी तो वो उसके हवाले से जब उसे सवाल किया गया DGISPR साहब से तो उन्होंने कहा था इसका फैसला पार्लिमान और हुकूमत करेगी। यानी अभी तक पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई जो है फैसला नहीं किया है। ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है, जाहिर बात है इस पर अभी सोच विचार भी जारी होगा और लोग इस पर बात कर रहे होंगे। जाहिर बात है हमें इस तमाम चीज़ों को देख के कोई ना कोई फैसला हमारी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान करेगी। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सलमान साहब, ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम ममालिक की अफवाज में से कुछ बड़े ममालिक वहाँ चले भी जाते हैं तो आपको लगता है कि खाकम बदाहन कोई कन्फ्रंटेशन की सूरत अपने ही मुसलमान भाइयों से पैदा हो सकती है, या वहाँ पे अगर हमारी मुस्लिम अफवाज जाती है और पाकिस्तान भी वहाँ जाता है तो अमन को एक मौका मिलेगा और इसराइल जो है उसको काबू किया जाएगा? देखिए, मुझे इस मौके पर जो ना आपके जब आप ये सवाल कर रहे थे तो मुझे फैज अहमद फैज की एक नज़म का एक मिसरा याद आया जी। वो नज़म भी किसी और सियाको सबाक में और वो मिसरा भी, मगर शायद हस्बे हाल यहाँ पर सादिक आता है कि फैज फरमाते हैं यूं ना था मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। अच्छा, ठीक है ना तो ये जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, ये यूं ना था मैंने फकत चाहा था। अमन अमान के लिए बैनुल अक़वामी फोर्सेस का या स्टेबलाइजिंग फोर्सेस का जो क़याम हो रहा है तो अपनी जगह पर है और जाहिर है कि ये भी कंपनी बहादुर की फौज का वहां पर जाना प्लेसमेंट होगी। अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, चूंकि अभी तक ये बहुत अच्छा बयान दिया कि पार्लियामान इसको तय करेगी, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिमत में जा रहा है और पार्लियामान इस बात को डिसाइड करेंगे। नहीं, अवाम की मुकम्मल हिमायत है, चूंकि पाकिस्तान की अफवाज को भी और हुकूमतों को भी अंदाजा है कि पाकिस्तान भर में इस सिलसिले में बहुत ज्यादा हसासियत पाई जाती है। जाहिर है हम सबकी ख्वाहिश है कि फलस्तीन में अगर कोई अमन अमान कायम करने के लिए खिदमात पर अंजाम देने का मौका मिले तो वो हम सबकी ख्वाहिश है, मेरी और आपकी भी यकीनन होगी कि हम फलस्तीन पहुंचे और वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों की शाना बशाना उनकी खिदमत करें, मेहनत उनके साथ जो उनकी रिहेबिलिटेशन में अपना हिस्सा डाल सकें। लेकिन किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कि जिसमें पता न हो कि आगे चलकर क्या हो, क्योंकि देखिए अल-कस्साम ब्रिगेड ने और हमास ने दोनों ने इस चीज को जो है वो मानने से इनकार किया है और नहीं पता कि आगे चलकर ये कंडीशन क्या होगी। इसलिए कि हम सपोर्ट तो करते हैं कि अमन अमान के लिए जाहिर है कि हर ज़ी शऊर आदमी फलस्तीन की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए बात कोई शायद नहीं कि एटलीस्ट कम अज कम फलस्तीन की सरजमीन पर खून बहना तो बंद होगा, वहाँ पे जंग तो नहीं होगी, वहाँ के लोग कम अज कम सर्वाइवल कंडीशन में तो आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ISF का जो कयाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स का और उसमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, हमें भी वेट एंड सी करना चाहिए कि पार्लियामान और फौज क्या फैसला करती है।
लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को वहां पर खिदमत सर अंजाम देने के लिए फौरी तौर पर जाना चाहिए। पहले देखें वहाँ क्या कंडीशन होती है, फलस्तीनी और हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड इसमें क्या रिएक्ट करते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान को फैसला लेना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। कल ट्रंप और क्राउन प्रिंस की जो मुलाकात हुई उसमें ईरान का भी तस्करा किया गया और उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उम्मीद, ये पता नहीं कहाँ से उम्मीद उनके अंदर ये आई है कि ईरान भी मुआहदा कर सकता है। एक सब सिनेरियो में ईरान अब कहाँ खड़ा है? एक राय ये है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईरान की जो प्रॉक्सी समझी जाती थी खत्ते के अंदर, हिजबुल्ला और जो यमन की हौसीज जो हैं वो अब कमज़ोर हो चुके हैं और उस वजह से ईरान की इस वक्त स्टैंडिंग, मतलब शाम में उनको जो एक तरह से वहाँ पे जो एक धचका लगा वहाँ से वो वापस आए, मतलब ईरान में वो थे नहीं, मतलब जो हिजबुल्ला जो थी या वहाँ के जो और जो मतलब उनके जो फाइटर समझे जाते हैं, तो वो एक तरह से ईरान इस वक्त पूरी पिक्चर में कहाँ है। बेशक उसने इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी है और बहुत अच्छा, मतलब इसराइल की तो पूरी कोशिश थी कि वहाँ पे रिजीम चेंज लाया जाए, वो तो बाकायदा बयानात मौजूद है नेतन्याहू के, वो नहीं हुआ। ईरान ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई है, रेजिलियंस दिखाई है, उसको सराहना भी चाहिए, लेकिन अब कहाँ है? मतलब अब आप मुझे ये बताइए कि जिनके जो अभी पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे पाकिस्तान आए हुए थे और पाकिस्तान के एक बहुत ही प्राइम एंकर है, उनको उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है बहुत अच्छा है। अच्छा, उन्होंने खुद मसूद पेजेश्कियान साहब ने, जो ईरानी सदर हैं, उन्होंने भी इसकी तायद की। उन्होंने कहा कि ईरान को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो क्या ईरान अपनी कमजोरियों से आगाह होता जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, या ईरान जो है वो दूसरे तरीक़ाकार से अपने मकासद को हासिल करना चाहता है? जी, पहली बात तो देखें, हमेशा से जो बात होती है खुद इन्हिसारी की, तो खित्ते में बैरूनी ताकतों की मदाखलत को रोकने का सबसे बेहतरीन हल तो यह है कि खित्ते के ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें और एक ऐसे एनवायरनमेंट को तश्कील दें कि जिसमें उन्हें एक दूसरे से कोई खतरा ना हो। ऐसे एग्रीमेंट एक दूसरे के ऊपर एतमाद को बढ़ाने का सबब बनते हैं, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान, पाकिस्तान ईरान के दरमियान, ईरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये इन खित्ते के ममालिक को एक दूसरे पर एतमाद करने का मौका देंगे और उनको एक दूसरे से शकूक शुबात खत्म होंगे। पहली बात, यानी ईरान अगर ये बात करता है कि तायद करता है कि मौक़िफ़ हो, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली वो इस बात को अवेल करना चाहते हैं कि आपस में एतमाद हो और बैरूनी ताकतों को खित्ते से बाहर निकलने का जो है वो रास्ता दिया जाए, वो यहाँ से निकल जाए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह कि जो आप प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, यानी ये जो पेजेश्कियान के बयान के उसके बारे से बात की। इसके बाद दूसरी बात कि जो आप बात कर रहे हैं कि प्रॉक्सीज की, तो देखें कोई भी जो सूरत हाल है उस पर फौरी तौर पर रिएक्ट करना, अब ये जाहिर है कि ममालिक के दरमियान होने वाले ताल्लुकात का फैसला है, इसको फौरी तौर पर तो रिएक्ट नहीं किया जा सकता। वेट एंड सी वाली पोजीशन भी होती है और वाकईन अगर देखे जाए तो हिजबुल्लाह यानी जंगबंदी के बाद खुद अभी लुबनान के एक ऑफिशियल ने बयान दिया था, जिनका अमेरिका में भी दाखिले पर पाबंदी लगाई, उनका दौरा कैंसिल किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा था कि जंगबंदी के बाद इसराइल ने सैकड़ों लुबनानी शहरियों को जो है वो शहीद किया है, यानी मुसलसल बमबारी और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हवाले से। तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आया है हिजबुल्लाह पे, उनको रीऑर्गेनाइज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और इसी तरह दीगर खित्ते की दीगर प्रॉक्सीज को भी। तो ये जो टाइम आउट ले रहा है ना ईरान, ये बहुत खतरनाक है इस हवाले से कि उसको अपनी तैयारी का मौका मिल रहा है। तो इसको मतलब हम ये समझें कि कमजोर हो गया, तैयारी का मौका मिल रहा है, यानी ईरान और इसराइल की जंग फिर से हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये जो टाइम आउट देखें, मैंने किसी मौके पे कहा था शायद कि ईरान और चाइना दोनों जंग को अवॉइड करते हैं, दोनों की अपनी अपनी रीजनिंग है कि ईरान चाइना इसलिए जंग को अवॉइड करता है कि उसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाना होता है, यानी अमनो अमान होगा तो बिजनेस चल रहा होगा तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। और ईरान को एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए टाइम आउट चाहिए होता है जहां पे वो अपनी तैयारियों को ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकें। फिर देखें खित्ते के अगर 4-5 बड़े ममालिक में अगर वो प्रॉक्सीज को रन कर रहे हैं तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा जो है प्लानिंग और टाइम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह जो है और हौसीज ईरान की प्रॉक्सीज हैं? इसमें तो खैर आपको कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अली साहब, अब हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम किया जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनकी जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब से वाशिंगटन के अंदर, उसके बाद हमने प्रोग्राम किया। उसके बहुत से पहले सेगमेंट में हुमा बखैर साहिबा थी और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ सलमान अली साहब थे। बहरहाल इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक रैबिट डॉग है। रैबिट डॉग का मतलब क्या होता है मैं उर्दू में नहीं बता सकता, आप डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा। इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तवक्को ये है कि मुसलमान ममालिक सब के सब
खासतौर पर ईरान, सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक अपने इख्तलाफात को भुलाकर, जो कि उन्होंने भुलाए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, मज़ीद इख्तलाफात को भुलाएं और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। हमारी ये दुआ है, तवक्को है। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की वजह से। जैसे मैंने कहा कि मेरी कमिटमेंट है आपसे कि मैं हफ्ते में एक इंटरनेशनल रिलेशंस पे, बैन अवी मामला पे शो लेके आऊँगा। इसी हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर थी जो हमसे मिस हो गई वो यही थी कि बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद साहिबा हैं उनको सजाए मौत सुना दी गई है बांग्लादेश की कोर्ट ने। इस वक्त वो हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश ने कहा हिंदुस्तान से उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। कल तक हसीना वाजिद साहिबा का चर्चा था बांग्लादेश में, उनकी ताकत बोलती थी, आज वो कहीं पे भी नहीं है। तो ताकत जो है कहीं ना कहीं जो है कभी रहती है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी किसी को इस जोन में नहीं रहना चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लोग ये कहते हैं, बहुत से उसके हिमायती भी हैं, शेख हसीना वाजिद साहिबा के बहुत से उनके मुखालफिन भी हैं। तो उस वक्त बांग्लादेश के अंदर भी एक सूरत हाल है। लेकिन एक इसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट यह आया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की क़ुरबतें हो चुकी हैं, जिसको हिंदुस्तान को बहुत ये बुरा लगता है। और तीसरी बड़ी खबर ये थी कि भाई बिहार के अंदर मोदी साहब जो हैं वो जीत गए हैं और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली है, लेकिन चला है पैसा। और 10,000 रुपये में ख़वातीन को पैसे दिए बीजेपी सरकार ने। और आगे पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ आगे पीछे करके चीज़ों को, वोटर लिस्ट को चेंज करके बीजेपी में मोदी साहब को जितवा दिया। और कांग्रेस इस वक्त सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह गई है, लेकिन चला है पैसा। और पैसा ऐसा चला है कि ख़वातीन को 10,000 रुपये बांटे तो भाई पैसा ही जीत रहा है आजकल। बहरहाल तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए। खबर से तस्वीर तक से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।